अस्सलामुअलैकुम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेडिकेट स्टॉक्स के एक और अमेजिंग से एपिसोड के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुशगवार ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। आज का हमारा एपिसोड एक और स्पेशल गेस्ट के साथ है और हम कोशिश करेंगे कि आज भी प्रोग्राम में आपके साथ सिर्फ हम इंफॉर्मेशन ना शेयर करें, नॉलेज भी शेयर करें और बहुत सारे इंसाइट्स को भी डिस्कस करें। आज हमारे साथ शो पर मौजूद हैं डॉक्टर बशीर अहमद सुमरो, जो कि वैसे तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, लेकिन मैं फिर भी चाहूँगी कि आपके साथ थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन डॉक्टर साहब का ज़रूर बताया जाए। MBBS FCPS हैं न्यूरोलॉजी, इसके अलावा सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब के बारे में थोड़ी सी और आपको इन्फॉर्मेशन देती चलूँ कि डॉक्टर साहब कहाँ कहाँ अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर चुके हैं एंड ऑफ कोर्स कर रहे हैं। प्रोफेसर ऑफ न्यूरोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल कराची में भी डॉक्टर साहब अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और करते रहे हैं। साथ ही साथ आप सेक्रेटरी टू फैकल्टी ऑफ न्यूरोलॉजी CPSP भी हैं, सेक्रेटरी जनरल ऑफ PSN भी हैं, साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर ऑफ PHS एंड ऑफ कोर्स CEO एंड फाउंडर ऑफ हेल्थ एंड सर्विसेज कराची भी हैं। डॉक्टर साहब के बारे में मज़ीद जानने की कोशिश भी करेंगे और आज डॉक्टर साहब से उनकी जो स्पेशलिटी है न्यूरोलॉजी, जो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बहुत मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, बहुत अवेयरनेस की बात करते हैं, बिहेवियर्स की बात करते हैं। तो डॉक्टर साहब से जानेंगे डॉक्टर साहब के हिसाब से कि इसके इंसाइट्स क्या हैं। प्रोग्राम में बग़ैर किसी मज़ीद इंतज़ार के हम डॉक्टर साहब को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो खुशामदीद और आपका बेहद शुक्रिया कि आपने मेडिकेट्स के लिए अपना वक्त निकाला। डॉक्टर साहब, आपका तो इंट्रोडक्शन मुझे लगता है मैंने बहुत मुख्तसर दिया है। माशाल्लाह यू आर डूइंग, बहुत अरसे से आप बहुत सारी सर्विसेज दे रहे हैं। बट अगर मैं एक टिपिकल शो की जगह एक सिंपल अंदाज में आपसे पूछूं कि इट्स बिन सो लॉन्ग यू आर वर्किंग हेयर एंड देयर, पढ़ाई एंड स्टडिंग एंड ट्रेनिंग, तो अगर आगाज़ करें डॉक्टर साहब के स्कूल के दिनों से, तो मैं जानना चाहूँगी डॉक्टर साहब कि आपने स्पेशली इस करियर को ही क्यों ऑप्ट किया सिंस द बिगिनिंग? देखें, इससे पहले मैं जनरल मेडिसिन में काम करता था। ठीक है। और जनरल मेडिसिन में 4 साल करने के बाद फिर मैंने देखा कि हमें एक स्पेशलिटी की तरफ जाना चाहिए। जनरल मेडिसिन के अलावा भी जो सब स्पेशलिटीज़ होती हैं वो उसमें ज़्यादा एक तो इंसान डेडिकेटेड होकर काम करता है। बिल्कुल। फिर जब मैंने ये न्यूरोलॉजी 1996 में चूज़ किया तो न्यूरोलॉजिकल ट्रेनिंग के लिए मुझे 4 साल एक्सपेंड करने पड़े अपनी जनरल मेडिसिन से। सही। उसके बाद फिर ये हुआ कि जब मैंने न्यूरोलॉजी कर ली, उसके बाद फिर मेरे जहन में ख्याल आया कि अब मैं सुपर स्पेशलिटी में जाऊँ। और जो मेरी अब आजकल जो मेरी मसरूफियात हैं वो क्लिनिकल न्यूरोलॉजी के साथ साथ मेरी रिसर्च वर्क भी है। सही। टीचिंग के लिए मैं हमेशा पेशेंट रहा हूँ कि मैं हमसे हर उस नए जो कैंडिडेट है उसको ट्रेन करूँ, उसको टीच करूँ और उसको स्प्रेड करूँ कि वो जाके आगे ट्रेन द ट्रेनर वाला सिलसिला होता है। सही। अब मेरी जो अभी जो करंट पोजीशन ये है कि मैं एक क्लिनिशियंस भी हूँ, साथ में मैं टीचर भी हूँ और एक रिसर्चर भी हूँ। सही। अब मेरा जो मेन इंटरेस्ट है, फोकस जो है वो एपिलेप्सी है, स्ट्रोक है, डिमेंशिया है, अल्जाइमर्स डिजीज़, पार्किंसंस डिजीज़। और जो इसके मरीज़ हैं वो बेचारे, क्योंकि उनको डिसेबिलिटी फैक्टर बहुत होता है। सही। और वो क्रॉनिक डिजीज़ है न्यूरोलॉजी, इसलिए मुझे ये काम करना पड़ रहा है कि मैं डे एंड नाइट उनके लिए सर्व कर रहा हूँ। ना सर्व कर रहा हूँ बल्कि उनकी फैसिलिटेशन के लिए मैंने अपने अदारा भी खोला है। सही। और जिसमें दवाओं के साथ साथ काउंसलिंग, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, साथ में फिज़िकल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और उनके लिए जो फैसिलिटेशन चाहिए दवाओं के साथ साथ उनकी काउंसलिंग, फैमिली केयर गिवर की काउंसलिंग, इसमें मैं मसरूफ़ हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा अगर हम पीछे चले जाएं, पीछे से मेरी मुराद अगर हम आपके बचपन में जाते हैं, डॉक्टर बशीर ने बचपन से बच्चों को, हमें डॉक्टर साहब कंडीशन किया जाता है कि बड़े होकर तुमने डॉक्टर बनना है। व्हाट अबाउट यू? क्या जो बिल्कुल बचपन के इब्तदाई दिन थे आपके, आपको लगता था कि आपने बड़े होकर डॉक्टर ही बनना था और इस तरह लोगों को सर्व करना था? मैं आपको अगर रियल स्टोरी बताऊं तो मेरा कोई इरादा ये नहीं था कि मैं डॉक्टर बनूंगा। सही है। मेरे हमेशा जो आइडियल रहे हैं वो बैंकर रहे हैं। ओके। और बैंकिंग जो था वो मेरा एक पैशन था कि मैं बैंकर बनूंगा। अच्छा। जाके अपने इस तरह बनूंगा पूरे पाकिस्तान या पूरे वर्ल्ड ओवर में जाके ग्लोबली मैं कुछ करूंगा। सही।
बट कंसीडरिंग रियल फैक्ट के जब मैं अपने घर में सुबह उठता था तो मेरे अंकल थे, उनको डायबिटीज़ थी। ओके। और जब मैं देखता था वो मुझे 1 रुपया देते थे कि जाके मेरे लिए एक खारा बिस्किट ले आओ। खारा बिस्किट में थे कि नॉन डायबिटिक बिस्किट। फिर वो साथ में अपनी एक दवा रख के अपनी ज़बान पे रखते थे और पानी पी लेते थे। उस ज़माने में डायोनल गोली जो थी ना, मशहूर गोली थी। सही। बहुत। तो मुझे फिर लगा कि यार देखें, ये इतने मेरे अच्छे प्यारे ताया हैं, हमारे साथ मोहब्बत करते हैं और हर वक्त क्रॉनिकली बीमार रहते हैं, तो क्यों ना मैं भी कुछ इस तरह करूं कि मैं इनके काम आ सकूं। बिल्कुल सही। तो वो मुझे वो जहन में बैठ गया। उस वक्त 4 साल का था मैं। सही। तो देन आई स्टार्टेड कि नहीं, अब डॉक्टर बनना ही बनना है। तो मैंने इनिशियली जो है, मेरे फैमिली मेम्बर्स थे कुछ, उनमें डॉक्टर्स भी थे, उनके साथ फिर मैं थोड़ा बहुत जाके क्लिनिक्स में ऑब्जर्व करता था, देखता था हाउ दे आर डीलिंग विद द पेशेंट। उसके बाद फिर मैंने अपना एक मिशन बनाया कि मुझे डॉक्टर बनना है। वंस आई डिड MBBS, तो उसके बाद ये मिशन था कि पोस्ट ग्रेजुएशन करें। सही। और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जो है कुछ ऐसा करें कि जो आपको मकबूल भी करे और साथ में खिदमत का भी एक मौका दें। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अभी बड़े खूबसूरत तरीके से काफ़ी डिटेल में बताया। अगर मैं अब बचपन से रीसेंट सिचुएशन में आती हूँ, या थोड़ा हम मिडवे बात करते हैं, उस वक्त से अब तक आपने सबसे ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में किस चीज़ को अहमियत दी? या चले मैं आसान करती हूँ, मैं आपसे पूछूँ डॉक्टर बशीर, आप अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा किस चीज़ को अहमियत देते हैं? सबसे ज़्यादा, और क्यों देते हैं, ये भी बताइए। सबसे ज़्यादा जो मैं आपको बताऊँ, अपने काम को अहमियत देता हूँ। जो मेरे पे काम की जिम्मेदारियाँ हैं ना, बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ दादा, तो मेरा जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो काम है, मेरे पेशेंट्स है और मेरी क्लिनिक्स है और मेरा टीचिंग का जो है, सुबह तैयार होकर निकलना और फिर जाके शाम 4 बजे घर जाना। उसके बाद थोड़ा लेजर टाइम गुजारना, फिर उसके बाद फिर क्लिनिक्स पे आना। मेरी सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस यही होती है। इस सफ़र में, सारे सफ़र में मैंने काफ़ी चीज़ें सेक्रीफाइस भी की हैं। काफ़ी ऐसे दोस्तों की शादियाँ मिस की हैं, वलीमे मिस किए हैं मैंने अपनी पार्टियाँ मिस की हैं, मगर मैं अपना काम मिस नहीं किया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, हम सबकी ज़िंदगी में बहुत सारे मौके आते हैं, और अभी जैसे आपने कहा कि आपकी पूरी ओवरऑल जर्नी बड़ी डेडिकेटेड रही है, ऑफ कोर्स अप्स एंड डाउन्स भी रहे होंगे। कोई एक ऐसा खुशगवार दिन, कोई ऐसा खुशगवार वाक़या जो आप हमसे, हमारी ऑडियंस से शेयर करना चाहें, और जिससे मुझे लगता है आपको कुछ होते हैं ना, हम ये हमेशा कहते हैं जो बुरे वाक़यात होते हैं उससे सीखते हैं, मुझे लगता है खुशगवार वाक़यात से भी आप बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। सो आप क्या बताना सबसे ज़्यादा जो मेरी इंटरएक्टिव, जो अदर देन प्रोफेशन, वो ये है कि मैं ट्रैवलिंग को प्रेफरेंस करता हूँ। और जब मैं फर्स्ट टाइम डिज्नीलैंड गया, अच्छा, US में जी, तो वहाँ पे जो रॉकिंग राइड्स होती है ना, उसकी जो मैंने इंटरटेनमेंट देखी है ना, तो वो मुझे वो वाला बशीर सुमरो नज़र आया जो बचपन में हमें चाहिए होता था। सही। मगर उस वक्त मैं तो इतना एडल्ट था, मेरे बच्चे मेरे साथ थे, मेरा बड़ा बेटा, मेरी बेटी मेरे साथ थे, मेरी वाइफ थी। तो मैं तो उनसे ये कहता था, बेटा मैं तो नहीं अब जा सकता इस उम्र, तुम लोग जाओ। बट वंस दे जब जाते थे और वेव करते थे ना, तो वो मुझे अपने सीन याद आता था। बिल्कुल सही। कि ये इस सीन में मुझे होना चाहिए था, रादर के ये अभी। वो मुझे बड़ा एक्साइटमेंट लगा डिज्नीलैंड वहाँ पे, और वहाँ का माहौल, वहाँ की चीज़। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मैं भी जानना चाहूँगी, लेकिन ऑडियंस भी जानना चाहेगी, कितने ओवरऑल अगर हम डॉक्टर बशीर की लाइफ के जो भी डेडिकेटेड ईयर्स हैं, जब से शऊरी तौर पर आपको लगा कि बस अब मुझे ये संभालना है, ओवरऑल कितने साल हो गए आपको सर्व करते हुए? ओवरऑल आई ग्रेजुएटेड 1988। उसके बाद फिर मैंने हाउस जॉब शुरू किया, और हाउस जॉब के दौरान बहुत अप्स एंड डाउन्स आए जी। फिर मैंने प्रोफेशनल लाइफ में, जब मुझे ऑफिशियली सिंध गवर्नमेंट में मेडिकल ऑफिसर अपॉइंट हुआ, तो तकरीबन मैंने 10 साल सर्व किया, माशाल्लाह। फिर आफ्टर दैट आई जॉइंड आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल 4 इयर्स के लिए। फिर कुछ अर्सा लियाकत नेशनल में, कुछ ज़ियाउद्दीन में। अभी काफ़ी अरसे से मैं ज़ियाउद्दीन से एसोसिएटेड हूँ, मगर अब ऐसा लगता है कि एहसास होता है कि जो मेरी जो यंग एज थी वो मैंने शायद ज़ियाउद्दीन में ज़्यादा गुजार दी। सही। और मैंने अपना जो प्राइम टाइम था सुबह का और शाम का, मैंने क्लिनिक्स में गुजार दिया है। अब मुझे फीलिंग होती है
कि मैं कुछ दिन अपने लिए भी टाइम निकाल सर्व करूँ। तो डॉक्टर साहब इसी से सवाल मैं आपसे पूछने वाली थी कि अभी खुशगवार वाक़ये की हमने बात की, आपसे अगर मैं पूछूं, शायद हो सकता है आपके घर में आपके पोता पोती, नवासा नवासी, आपके स्टूडेंट्स, हो सकता है आपकी बेगम भी, और हो सकता है आप खुद भी कभी अपने आप को बैठ के पॉन्डर करते हो, पूछते हो कि इस पूरी टोटल ज़िंदगी में मैंने क्या सीखा ज़िंदगी से, क्या ऐसा सबक था जो मुझे समझ आ गया या मुझे पता चल गया कि ओके फाइन, दिस इज़ द एक्चुअल कोर लेसन ऑफ द लाइफ। मैंने ज़िंदगी, मेरे ख्याल में जब से मैं समझे 4 साल की उम्र से स्कूलिंग शुरू की है ना, हाँ, तो मैंने डिसिप्लिन को बहुत अहमियत दी है, और साथ में जल्दी सोना, जल्दी उठना, और अपने काम को एज ए इबादत समझ के काम करना, फिर उसके बाद जो भी लेजर टाइम है उसको पाना। मैं अपने बच्चों को भी अभी यही कहता हूँ कि जल्दी सो जाओ, जल्दी उठो, मगर ये दुनिया ऐसी हो गई है कि रातें लोग जागते हैं और दिन में सोते हैं। बिल्कुल। तो ये हो गया है। तो मेरा पैगाम यही है कि अर्ली सोना, अर्ली उठना और अपना काम को इबादत करके करना, ये बहुत अहम है। डॉक्टर साहब अभी आपने बड़ी खूबसूरत बात कही, आपके पास जब मरीज़ भी आते होंगे तो सिर्फ मसाइल को तो लेके नहीं आते, जब आप उनको ओवरऑल टोटलिटी में देखते होंगे तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से लेके बिहेवियरल मॉडिफिकेशन से लेके आपको कई चीज़ों में कमी महसूस होती होगी, ज़ाहिर है उसके साथ ही मिलके तमाम चीज़ें बनती हैं। डॉक्टर साहब आप अगर मुझे भी, सुनने वालों को भी, अपनी ऑडियंस को भी कोई भी ऐसी टिप या कोई भी ऐसी बात बताना चाहें जिसमें हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी को भी और जो भी हम अपना काम कर रहे हैं, जैसे हम एक टर्म यूज़ करते हैं आजकल बहुत आपको देखा है ट्रेंड में है, दैट इज़ वर्क लाइफ बैलेंस। डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूँगी, और मेरा ख्याल है आपसे बेहतर हमें कोई नहीं बता सकता कि हम कैसे अपनी आम ज़िंदगी, घरेलू ज़िंदगी, काम की ज़िंदगी को किसी हद तक तवाज़ुन में ला सकते हैं। देखिए, तवाज़ुन जब ही आएगा जब आप टाइम मैनेजमेंट करेंगे। अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं है ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते। सही। अगर आपको काम पे जाना है और अपना काम या वर्क करना है तो आप टाइम पे करें। हाँ। और उस टाइम में वहाँ डेडिकेटेड टाइम पे रहें। उसके बाद अगर आप घर आते हैं तो आपकी जो घरेलू ज़िंदगी है वो भी टाइम मांगती है, बिल्कुल, उसको भी मैनेजमेंट करें। अगर आपने 11 बजे दिन शुरू किया और 10 बजे रात को आ गए तो आपका जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। वेरी ट्रू। तो यू हैव टू डू द टाइम मैनेजमेंट, दैट इज द की ऑफ सक्सेस, टाइम मैनेजमेंट। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम थोड़ी सी आपकी जो आपकी स्पेशलिटीज़ हैं उसकी तरफ भी आएँ, एक सवाल आपसे और मेरा करने का दिल चाह रहा है कि डॉक्टर बशीर को जो है किस चीज़ का शौक़ रहा, क्या मशगला रहा, या एक होता है ना जैसे हम जब बड़े हो रहे होते हैं, व्हेन वी आर ग्रोइंग, तो हमारा एक जुनून होता है, किसी का क्रिकेट में, किसी का कुकिंग में, किसी का ट्रैवलिंग में। व्हाट अबाउट यू डॉक्टर साहब, कि आपका क्या मशगला है और क्या था? सबसे जो अहम चीज़ है ना, बचपन में तो बहुत क्रिकेट खेला। अब मिडिल लाइफ में या मिड लाइफ में जब आए तो ट्रैवलिंग का पड़ा। सही। एक शौक था कि ट्रैवल करें, दुनिया देखें, एक्सप्लोर करें, डिफरेंट जगहों पे जाएं। अभी मेरा जो हालिया मशगला है वो मेरे अपनी फार्मिंग है, ज़मींदारी है। सही। जिसको मैं सुबह और सवेरे नमाज के बाद उठ के जो मैं अपनी चीज़ें होती हैं ज़बरदस्त, उसको देखता हूँ। देन मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ को देखता हूँ। बट अब मेरा दिल ये कहता है कि यार बस थोड़ा सा काम कर लिया है काफ़ी, अब अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजार। बिल्कुल। विच इज़ वेरी इम्पॉसिबल बिकॉज के टाइम मैनेजमेंट की वजह से सारी चीज़ों को टाइम देना। बिल्कुल सही बात है। और अक्सर साहब आपको क्या लगता है, बल्कि आप तो शायद ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि ये इट्सेल्फ अपने आप में एक थेरेपी भी तो है, अगर आप यू आर डूइंग फार्मिंग या अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं। देखें, अब पाकिस्तान साइकेट्री सोसाइटी की मीटिंग थी नवंबर में जी। आई वेंट सक्खर के करीब ही मेरी फार्मिंग ज़मीनें भी। अच्छा, सही। तो मैं डिफरेंट अपना टाइम साइकेट्री के साथ साथ गुजार के प्रोफेशनल लाइफ के उसके बाद जो मुझे टाइम मिलता था मैं वहीं चला जाता था। सही। तो मुझे वो एक सूदिंग इफेक्ट वेरी ट्रू मिलता था कि सूदिंग हो रही है और साथ में इंटरेक्शन भी हो रही है और थोड़ा सा अपने क्लिनिक से निकल के माहौल भी चेंज हो गया। तो वो जो क्लास्ट्रोफोबिया है ना, वो मेरा ख़त्म हो गया। तो वो पूरा समझे 1 साल के लिए मुझे मेडिकेशन मिल गई। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हम मेडिकेशन की बात कर रहे हैं एंड ऑफ कोर्स इंट्रोडक्शन में आपने खुद भी बताया कि आपकी बहुत सारी जो सर्विसेज हैं या जो खदमात आपने स्पेशली पाकिस्तान में लोगों को दी हैं इन टर्म्स ऑफ साइकेट्री या ट्रीटमेंट, वो उसमें एपिलेप्सी इज़ वन ऑफ दोज मेन या कोर है जो उसमें आपका काफ़ी
काम रहा है। डॉक्टर साहब, पहला सवाल ही, वैसे तो मैं कोशिश करूँगी कि आज आपसे जो जनरल हमारे न्यूरोलॉजिकल मसाइल हैं जो आपको लोगों में नज़र आते हैं उसको भी थोड़ा सा आप हाईलाइट करके हमारी मदद करें, लेकिन पहला सवाल आपसे पूछूंगी डॉक्टर साहब, अभी भी मिर्गी को लेके या एपिलेप्सी को लेके हमारे मुल्क पाकिस्तान में या जो हमारे देही इलाके हैं, लोकल एरियाज़ हैं, वहाँ पर अभी भी एपिलेप्सी को लेके बहुत सारी चीज़ों में मिथ्स भी है, लोग शायद उसको समझ नहीं पाते हैं। आई रियली वांट कि आप इसको थोड़ा सा ब्रीफली ज़रा, बिकॉज़ आप बहुत अच्छे अंदाज में सारी बात हमसे कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कीजिएगा डॉक्टर साहब कि जो मिर्गी है बेसिकली वो है क्या और वो ज़िंदगी को कैसे मुतासर कर देती है। देखिए, मिर्गी एक काबिल इलाज है सबसे पहले तो ये मैं बताऊँ, और इसका अप्रोप्रिएट डायग्नोसिस इम्पॉर्टेंट है जी। दूसरा ये कि मिर्गी एक क्रॉनिक बीमारी है। इसकी टाइप्स है, प्राइमरी एपिलेप्सी है जो बच्चों में ख़ास करके 5% लोगों में होती है, और इसका अगर 3 से 4 साल या 5 साल के अंदर इलाज किया जाए सही तो वो रिग्रेस हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ठीक है। और कुछ एपिलेप्सी ऐसी होती हैं जो सेकेंडरी होती हैं। अब सेकेंडरी एपिलेप्सी जैसे एल्डरलीज में उम्र बढ़ती है तो उनके अंदर न्यूरो डिजेनरेशन शुरू हो जाती है, या स्ट्रोक हो जाता है, या कोई ब्लड थिनर खाने की वजह से उनके अंदर ब्रेन में उनका ब्लीड हो जाता है, तो वो सेकेंडरी एपिलेप्सी कहलाती है। तीसरा ये होता है कि ट्यूमर हो जाए तो उनके पास झटके लगने के या एपिलेप्सी के दौरे आ सकते हैं। तो प्राइमरी एपिलेप्सी तो काबिल इलाज है, विच इज़ वेरी गुड रिजल्ट्स। अगर आप डेडिकेटेड दवा खाएं तो आपके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। सेकेंडरी के भी अच्छे हैं क्योंकि हम उनमें ऐसी दवाएं तजवीज़ करते हैं, उनकी लाइफ मॉडिफिकेशन तजवीज़ करते हैं कि 3-4 चीज़ें अहम हैं जी। स्लीप पैटर्न अच्छा रखें, पानी का इंटेक अच्छा करें, दवा टाइम पे खाएं, और अननेसेसरली अपने आप को ना थकाए, और एक्सपोजर टू द स्क्रीन टाइम कम करें। तो फिर जो है ना ये सेकेंडरी एपिलेप्सी भी अच्छी तरह कंट्रोल हो जाती है। बट ओवरऑल एज अ न्यूरोलॉजिस्ट मेरे 24 साल की प्रैक्टिस में, बल्कि 28 साल की प्रैक्टिस में, एपिलेप्सी इज़ वन ऑफ द रिवार्डिंग थिंग विच आपको अंदर से खुशी होती है उसका इलाज करते हैं। अब इसमें कई तरह के इलाज हैं, एक तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है, दूसरा मेडिकेशन है, तीसरा कीटोजेनिक डाइट है, चौथा सर्जिकल इंटरवेंशन है, पांचवा ये कि एक वेगस का स्टिमुलेटर लगता है, वेगस VNA जिसको कहते हैं। ठीक है। तो ये कई मॉडर्न भी इलाज है। सही। सबसे अहम चीज़ ये है कि आपको स्टिक टू द ट्रीटमेंट रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी मुझे ऐसा महसूस होता है, और आप तो बहुत बेहतर तरीके से इतने अरसे से डॉक्टर साहब आपके पास पेशेंट्स आते होंगे और आप उनको डील करते होंगे इन टर्म्स ऑफ मेडिकेशंस एंड ऑफ कोर्स काउंसलिंग एज वेल, कि दवाई पर टिके रहना और इलाज को बाकायदा करते रहना, ये भी डॉक्टर साहब हमारे मुल्क में व्हाट आई सी, जैसे मैंने भी अपने घर में बड़ों को देखा है, थोड़े दिन तबीयत ठीक होती है, अच्छे हो जाते हैं, दवाई छोड़ देते हैं, वो ड्रॉअर के अंदर रहती है, फिर जब दोबारा तबीयत ख़राब होती है तो कहते हैं डॉक्टर साहब आपने जो है ना वो सही दवाई नहीं दी। डॉक्टर साहब इस बारे में भी थोड़ा मुझे आप प्लीज़ बताएं और हमारी ऑडियंस को भी थोड़ा सा गाइड करें कि ये कितना ज़रूरी है कि हमें दवाई बाकायदगी से लेनी होती है। देखिए, दवा को और इलाज को साथ में लाइफ स्टाइल को, ये सबसे अहम मेरे लिए होता है कि जैसे ही कोई नया पेशेंट आता है या इनिशियल पेशेंट आता है तो मैं उसको सबसे पहले अहम काउंसलिंग 5 मिनट के लिए ये करता हूँ जी कि ये क्रॉनिक बीमारी है सही। कोई भी, और इसके लिए आपको अपनी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, आपका डाइटरी हैबिट, आपका स्लीप पैटर्न, साथ में दवा, और स्टिक टू द दवाई को मैं इस तरह सजेस्ट करता हूँ कि जैसे हमारे एज ए मुस्लिम 5 वक्त की नमाज पाबंदी है, इसी तरह आपकी दवा की भी पाबंदी है। अगर आपकी सुबह मिस हो जाती है नमाज तो आप दोपहर में कज़ा करके पढ़ लेते हैं सही। तो इसी तरह आपको दवा अगर मिस हो जाए तो आपको कज़ा वाला डोज दोपहर में खा लें सही, बिल्कुल सही। तो इसी तरह से उनको एक्सप्लेन करते हैं तो उनकी लैंग्वेज उनको समझ आ जाती है, फिर हमारे लिए भी आसान हो जाता है, पेशेंट के लिए भी आसान हो जाता है। अच्छा, साथ में मैं केयर गिवर को भी बहुत ताकीद करता हूँ। न्यूरोलॉजी में केयर गिवर का होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर किसी को स्ट्रोक है जी, और स्ट्रोक के साथ उसकी डिसेबिलिटी है और वो नहीं चल पा रहा, तो केयर गिवर को समझाना बहुत इम्पोर्टेंट है कि हाउ टू मोबिलाइज हिम, हाउ टू कैरी हिम।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, केयर गिवर की भी तालीम करना ज़रूरी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल जो मैं सोचा था मैंने कि जब डॉक्टर साहब हमारे साथ होंगे तो मैं ज़रूर करूँगी। डॉक्टर साहब, आप पाकिस्तान में रहते हुए स्पेशली मैं बात करती हूँ, इनिशियली अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो अब डॉक्टर साहब लोगों के अंदर एपिलेप्सी से हटके भी बहुत सारी और न्यूरोलॉजिकल बीमारियाँ शायद पहले से थी, अवेयरनेस अब थोड़ी थोड़ी आई है। आप क्या समझते हैं डॉक्टर साहब एज ए प्रैक्टिशनर और एक एक्सपर्ट होने के नाते कि ये कुछ ख़ास ऐसी नफ्सियाती मसाइल हैं जो हमारे मुल्क पाकिस्तान में हैं और हमें उनको मर्दों में भी, औरतों में भी और बच्चों में भी इन जनरल उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है? देखिए मैं दो तरह के बीमारियों को लिए मैं क्लासीफाई करता हूँ। एक तो वो बीमारियां जो मेंटल हेल्थ की बीमारी हैं, एक वो बीमारियां जो फिजिकल हेल्थ की बीमारी हैं। अब फिजिकल हेल्थ में अगर आप देखें तो अगर स्ट्रोक हो गया, पार्किंसंस हो गया, डिमेंशिया हो गया, तो इसमें फिजिकल अफेक्टेड बहुत होता है। और अगर आप मेंटल हेल्थ को देखें तो हमारे पास डिप्रेशन बहुत कॉमन है, बाइपोलर डिसऑर्डर्स बहुत कॉमन है, एपिलेप्सी बहुत कॉमन है, और साथ में अगर और चीज़ें देखें तो एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हैं जी। तो अब हम इनको एज ए न्यूरोलॉजिस्ट मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ दोनों को लेके बैठते हैं तो फिर जो है चीज़ें सही होती हैं। अच्छा, क्रॉनिक बीमारी में अगर देखा जाए तो हाइपरटेंशन या अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल्ड शुगर और अनकंट्रोल्ड लिपिड्स, या जिसको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं आम फहम में, तो ये भी बहुत कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं। सही। अच्छा, हमारे माशरे में इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, तो टीबी का इन्फेक्शन इतना है जो सीएनएस में लेके, फेफड़ों से लेके, गुर्दों से लेके जिगर में भी आता है। सही। और साथ में इन्फेक्शन में बहुत सारे और भी इन्फेक्शन हैं, जैसे वायरल इन्फेक्शन, बिल्कुल, हेपेटाइटिस हो गया, हेपेटाइटिस सी हो गया, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ब्रॉडली अगर हम न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस को कॉमन जो देखें ना, वो सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है? इन्फेक्शन। उसके बाद ट्रॉमा है, चोट, रोड एक्सीडेंट हो गया, हेड इंजरी हो गई, स्पाइनल इंजरी हो गई। उसके बाद फिर आती है न्यूरो डीजनरेटिव डिजीजेस आती है। फिर आगे चल के डायबिटीज़ की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से, या कोलेस्ट्रॉल के बड़े होने की वजह से स्ट्रोक हो गया, तो वो भी डिसेबल कर देगा। तो ये एक एज अ हॉलिस्टिक अगर आप देखें ना, तो एक आदमी कई वजह से बेचारा बीमार हो सकता है। बिल्कुल सही। कल जा रहा था एक यंग बंदा, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसको ट्रॉमा हो गया, अब वो जैसे ही आया तो उसके मेमोरी लॉस हो गया। अब मेमोरी लॉस के साथ साथ वो मतलब ऐसा लग रहा था कि अपने पेरेंट्स को भी नहीं पहचान रहा। सही। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें कंसीडर करनी चाहिए। तो एक न्यूरोलॉजी में कॉमन मैं जब पढ़ाता हूँ तो सबसे पहले मैं ये सोचता हूँ कि स्टूडेंट से पूछता हूँ, वेयर इज़ द लीजन एंड व्हाट इज़ द लीजन एंड व्हाई इट इज़ द लीजन एंड हाउ विल यू मैनेज। तो ये 4 सवाल जो मैं पूछता हूँ ना, वेयर इज़ द मतलब क्या ये ब्रेन में है, स्पाइन में है, या नर्व्स में है, या मसल्स में है। सही। व्हाट इज़ का मतलब ये कि क्या ये क्यों हुआ है, क्या ये ट्यूमर है, क्या ये स्ट्रोक है, क्या ये ट्रॉमा है, क्या ये इन्फेक्शन है, एंड व्हाई इट इज़ कि जनाब टीबी हो गई दिमाग के अंदर, टीबी की वजह से। हाउ में ये होता है कि प्लान करें कि आप कैसे प्लान करते हैं। कि पहले तो असेसमेंट बनाए कि मेरी ये असेसमेंट है, मेरी ये डायग्नोसिस है। उसके बाद प्लान का दूसरा पार्ट होता है कि उसको इन्वेस्टिगेट करें। तीसरा पार्ट होता है मैनेजमेंट, जो आप जैसे आप खिदमत कर रहे हैं, दवाएं प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो हम लिख रहे हैं, तो वो फिर मैनेजमेंट का पार्ट होता है। सही, बिल्कुल। तो ये सारे चीज़ें जो है ना होलिस्टिकली होती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, बस 2 सवाल मैं बहुत ज़रूरी करना चाहती हूँ आपसे, और मुझे एक तो आई एम श्योर कि जब हमारी ऑडियंस के पास ये प्रोग्राम जाएगा तो वो भी डेफिनेटली बहुत इन्जॉय करेगी, बट मुझे तो बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब, बिकॉज आप बहुत जिसे कहते हैं ना, एक जुमला है उर्दू में, एक वर्ड है, सहल अंदाज में बता रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल है बहुत लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी चीज़। एक चीज़ है डॉक्टर साहब, आपने भी बार बार इसको रिपीट किया, और हम भी अपने बेशतर प्रोग्राम्स में बात करते हैं। 2 चीज़ें आपने कर दी, मैं चाहूँगी डॉक्टर साहब कोई भी एक पॉइंट बता दीजिए, टिप दे दीजिए, जब हम बात कर रहे हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की एंड ऑन द अदर हैंड बिहेवियरल मॉडिफिकेशंस की, यानी एक तो लाइफस्टाइल को पूरा मॉडिफाई करना, एक रवैयों को मॉडिफाई करना, क्योंकि एक अदर साइड इसकी वो भी है जिसमें लोगों की, ज़ाहिर है आपने बताया, काउंसलिंग एंड एवरीथिंग आती है। डॉक्टर साहब, क्यों ज़रूरी है, क्या रात को लेट
रात तक जाग के, जंक फूड खा के, स्क्रीन टाइम देख के, रो के ज़िंदगी एक आम शख्स नहीं गुजार सकता। अगर एक शख्स जो हमारी वीडियो को देख रहा है वो छालिया गुटखा खाता है, सिगरेट पीता है, अल्कोहल लेता है, रात भर जागता है, उसको अपनी सेहत का कोई ख्याल नहीं है, तो क्या ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें लोगों को क्यों नहीं समझ आती? हमारे पास बेशतर लोग आके, डॉक्टर्स आके बताते हैं, आपके पास भी बहुत पेशेंट्स आते होंगे, डॉक्टर साहब क्यों ये चीज़ें हमारे जहन पर असर करती हैं? अगर ये हम सब नहीं ठीक करेंगे तो कैसे फिर हम ठीक होंगे और क्यों नहीं हम ठीक होते फिर? हम इसकी मैं एक वजह बता दूं कि हम इसलिए ठीक नहीं होते कि हम जो हमारा मीडिया है ना जी, वो ज़्यादा इसको उछाल रहा है, बुराई को ज़्यादा उछाल रहा है, अच्छाई को कम दिखा रहा है। सही कि अगर आप 5 वक्त नमाज पढ़ रहे हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, तो उसका आपको नहीं हाइप आएगा। अब एडवर्टाइजमेंट बनाएंगे तो आपको चाय की एक स्टाइल दिखाएंगे, वो हिप्नोटिकली लोगों तक जा रही है हाँ, चीज़, वो सही। एक लड़की है, एक लड़का है, शैम्पू है तो उसका एडवर्टाइजमेंट लड़का और लड़की, तो दिस दे ग्लैमराइज। ट्रू। तो वो ग्लैमराइजेशन जो होती है ना वो आपके जहन में जाके टकराती है। ठीक है। तो उस वजह से जो व्यूअरशिप है जो उससे अफेक्ट हो रही है वो इसी वजह से अफेक्ट हो रही है कि यार फला एडवर्टाइज में तो यूं जनाब फवाद खान तो यूं कर रहा था तो मुझे भी यही करना चाहिए। तो वो फिर देखा देखी में ये सारी चीज़ें अडॉप्ट करते हैं। अदरवाइज अगर आप डिसिप्लिन रहें और अपनी टाइम मैनेजमेंट करें, अपना डाइटरी हैबिट सही करें और जो दवाएं या ड्रग्स एडिक्शन दे रही होती हैं उनको अवॉइड करें तो आप कर सकते हैं वंस यू थिंक अबाउट। मगर मेरे ख्याल में मीडिया का बहुत इसमें ख़ास जो रोल है वो यही है कि वो नेगेटिविटी ज़्यादा जल्दी फैलती है एज़ कम्पेयर टू द पॉजिटिविटी। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब एक सवाल जो कि मैं आपसे ज़ाती तौर पर करना चाहती हूँ और आपसे बेहतर इसका जवाब मुझे नहीं लगता कोई भी देगा। एक टर्म हम यूज़ करते हैं न्यूरोटिक फेयर्स, जो कि अमूमी तौर पर आम लोगों को शायद नहीं समझ आते, जो हमारे असाबी खौफ हैं या अब एक खौफ बना लिया दिमाग में, अब एक गलती से कोई हादसा हो गया तो अब वो न्यूरोटिक फेयर्स जो हैं डॉक्टर साहब अमूमी तौर पर, क्योंकि मेरा अपना ताल्लुक़ काउंसलिंग से है तो मुझे मालूम है कि अगर हम किसी को बैठकर एज ए काउंसलर समझाते हैं तो लोगों को नहीं समझ आता कि असाबी खौफ क्या होते हैं, जबकि वो खौफ बहुत देरपा होते हैं और वो बहुत बाज़ लोगों के तो उम्र तक रहते हैं। डॉक्टर साहब आप एक्सपर्ट हैं, आप बहुत अच्छी तरह बता सकते हैं, व्हाट डू यू थिंक कि हमारी नेशन में, पाकिस्तानियों में, जहाँ बहुत सारी चीज़ों में हम लैक करते हैं, कि जो असाबी हमारे खौफ बन गए, बीमारी हो गई या अब्बा जी को था कैंसर तो उनको था, तो अब जो बच्चे हैं वो बिल्कुल फिट होंगे बट एक फेयर अंदर डेवलप हो गया। डॉक्टर साहब हाउ टू डील विद इट, और जो बेसिक घर वाले देख रहे हैं हमें, वो कैसे इस चीज़ से अपने आप को निकालें? देखिए एज ए न्यूरोलॉजिस्ट जी अक्सर मेरे पास पेशेंट आते हैं इस न्यूरोटिक खौफ से, यंग एज के आते हैं कि मुझे सर में दर्द है, और थोड़ी देर बाद उनके जब हिस्ट्री पूरी ले लेते हैं एंड आई गिव देम डायग्नोसिस कि तुम्हारा ये डायग्नोसिस है, और हमारी एक कॉमन प्राइमरी हेडेक की जो वैरायटी है दैट इज़ अ टेंशन टाइप हेडेक। सही। वो हम जब डायग्नोसिस देते हैं ना तो थोड़ी देर में वो बैठ के मुझे कहते हैं कि जी देखें डॉक्टर साहब मुझे बहुत खौफ है, मेरी खाला को ब्रेन ट्यूमर हो गया। एग्जैक्टली। ब्रेन ट्यूमर हो गया, मैं हर वक्त यही सोचता रहता हूँ मेरा भी ब्रेन ट्यूमर डेवलप हो गया शायद, तो मुझे सर में दर्द रहता है। फिर जब हम काउंसलिंग करते हैं एट द एंड वी लैंड के जी नहीं चलो ठीक है डॉक्टर साहब मेरा एक फ़ोटो खिंचवा दें, मेरा एक MRI करा दें, मेरा एक CT करा दें। तो ये एक इंसान को इनहेरेंट खौफ जो है ना, इसके मेरे ख्याल में जीन्स होते हैं। सही। दैट्स व्हाई दे आर मोर प्रोन टू द न्यूरोटिक और जल्दी अडैप्ट भी कर लेते हैं। अब मैं अगर आसाब मेरे मजबूत है ना तो मुझे फीलिंग कम आई। सही बात अब मैं अगर किसी को बोलो कोरंगी जाना है तो कोरंगी का जो खौफ है वो डिफरेंट है लोगों, यार मुझे टीटी दिखा के मेरी कोई मोबाइल ना ले जाए। एग्जैक्टली, इसीलिए मैंने दैट इज अ न्यूरोटिक खौफ जो हमारे मीडिया ने फैलाया। तो ज़्यादातर मीडिया जो ना हमारा नेगेटिविटी ज़्यादा फैलाता है। कराची में 4 जगह पे दिखा दिया जी डकैती हो गई, होटल में लोग चाय पी रहे थे, निकलना मुश्किल है। सही बात है। मेरे दोस्त आते हैं मुझे अक्सर कहते हैं डॉक्टर साहब फलाने इलाके में हमारे इस्लामाबाद में घर वालों ने मना किया वहाँ नहीं जाना।
तो आप कैसे जाते हैं? मैंने कहा यार मैं तो डेली जाता हूँ, डेली आता हूँ, बस वो एक है, दैट इज इनहेरेंट। सही। हम नेगेटिविटी को ज़्यादा अपने अंदर ले लें। और डॉक्टर साहब मेरा ख्याल है इसमें हमें खुद से ही हिम्मत करने की ज़रूरत है, सेल्फ यू काउंसलिंग हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट लिसनिंग, हाँ। नंबर 1। क्या फीड ले रहे हैं हम, हाँ। नंबर 2 अपने आप पे तारी ना करें। नंबर 3 ये कि यू हैव टू सेल्फ मैनेजमेंट, जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल सही कि एंगर का जैसे मैनेजमेंट होता है इसी तरह। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू हो रही है और आपने बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें हमें बताई। न्यूरोटिक फेयर्स पे भी हमने थोड़ी सी बात की, ओवरऑल हमने न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स पे भी बात की। अब थोड़ा सा प्रोग्राम को जब हम सम अप कर रहे हैं तो जहाँ से हमने सिलसिला शुरू किया था मैं वहीं से वहीं पे दोबारा आऊँगी। डॉक्टर साहब, ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें गुजरती हैं, इंसान के बहुत सारे मामलात आते हैं, इंसान तजुर्बों से सीखता भी है। अगर मैं आपसे कहूँ कि हमने एक छोटा सा, हमारे हर गेस्ट के लिए हमने प्रोग्राम में ये रखा होता है जिसे हम रैपिड फायर कहते हैं। अच्छा, अमूमी तौर पर जब हमारे पास एक्सपर्ट्स आते हैं या डॉक्टर्स स्पेशली आते हैं तो वो शायद ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, उनको होता है कि शायद हम उनकी स्पेशलिटी की बात करेंगे एंड क्वेश्चन पूछेंगे डॉक्टर साहब से, मरीजों की तरह, डॉक्टर साहब जी बता दें, और डॉक्टर साहब से कहेंगे कि डॉक्टर साहब आपका बड़ा शुक्रिया। लेकिन हमने थोड़ा सा इसको थोड़ा सा लाइट करने के लिए एक सेगमेंट रखा है जिसे हम रैपिड फायर कहते हैं, और इसको हम इस तरह से करेंगे कि प्रोग्राम विद करण। जी 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 बस आप ऐसे ही कुछ समझ लीजिए। तो इसमें होगा ये डॉक्टर साहब कि इसमें आपने बस जो भी आपके जहन में पहली ऑप्शन आता है आपने हमें बताना है, और आई होप कि इसके बाद आपको भी अच्छा लगे, क्योंकि अमूमी तौर पर जब रैपिड फायर होता है तो आप थोड़ी देर के लिए खुद भी ज़रा अटेंटिव हो जाते हैं कि मैंने क्या जवाब देना है। डॉक्टर साहब, चाय या कॉफ़ी? चाय। ठीक है। डेस्कटॉप या आपका लैपटॉप? लैपटॉप। सही। कार्डियो एक्सरसाइज या जिसे हम कहते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग? आई बिलीव ऑन द स्ट्रेंथनिंग। ओके। जॉगिंग या फिर स्विमिंग? जॉगिंग। ओके। सैलेड या सैंडविच? आई लाइक सैंडविच। ओके। डाइट की बात होती है डॉक्टर साहब, कीटो डाइट या फिर आपको लगता है जो मेडिकेशन है वो? मेरे ख्याल में मेडिकेशन। ठीक है ठीक है। आईफोन या फिर एंड्रॉयड? दोनों। दोनों ठीक है ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, स्टेयर्स या एलिवेटर? स्टेयर्स। स्टेयर्स, सही। सनराइज या सनसेट? सनराइज। सनराइज, ठीक है। सिटी लाइफ या फिर कंट्री साइड? आई लाइक कंट्री साइड। सही। बीच वेकेशन डॉक्टर साहब या फिर माउंटेन रिट्रीट, यानी आप पहाड़ों पे जाना पसंद ज़्यादा करेंगे या बीच पर? माउंटेन्स, ठीक है। कुकिंग एट होम या फिर डाइनिंग आउट? डाइनिंग आउट। ओके, ज़बरदस्त डॉक्टर साहब। ट्रेन या फिर प्लेन? प्लेन। टेक्स्ट या कॉल? टेक्स्ट। सही। बोर्ड गेम्स डॉक्टर साहब या वीडियो गेम्स? बोर्ड गेम। ओके। बैकपैक या ब्रीफ केस? बैकपैक। बैकपैक। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत मैंने तो बहुत एंजॉय किया आज के प्रोग्राम को, एंड आई होप कि हमारे सुनने वालों को भी आज के प्रोग्राम में मज़ा भी आया होगा, बहुत सारी नॉलेज और इन्फॉर्मेटिव बातें भी हमने शेयर की, उससे भी फ़ायदा हुआ होगा। डॉक्टर साहब, जाते जाते एनीथिंग जो आप स्पेशली मेडिकेट स्टॉक के लिए बात करना चाहें, आज आपको कैसा लगा, एंड एनीथिंग यू वांट टू टॉक अबाउट, या कुछ भी कहना चाहें? अगर आप रियलिटी में पूछें तो इस शो में आके बहुत मज़ा आया। थैंक यू। और आपका जो स्टाइल है मुझे आई लाइक इट, एंड बैकग्राउंड में जो हमारे रिकॉर्डिंग पे स्टाफ है दे आर वेरी कोऑपरेटिव, एंड ओवरऑल एम्बियंस एंड हॉस्पिटलिटी का मैं बहुत शुक्रमंद हूँ कि मुझे यहाँ मदऊ किया गया और मुझे ये मौका दिया गया कि मैं अपने व्यूअरशिप्स के साथ अपने जो एक दिल की बातें करूँ और जो रियलिटी है वो मैं पेश करूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपका एक बार फिर से बेहद शुक्रिया। आई होप कि आप सभी लोगों को मेडिकेट टॉक्स की आज की इस एपिसोड भी बहुत पसंद आई होगी। मुझे तो बहुत मज़ा आया डॉक्टर साहब के साथ। मुझे और हमारी पूरी टीम को आपकी सजेशंस का इंतज़ार रहेगा। हमें ज़रूर कमेंट्स करके बताइए कि आप प्रोग्राम में मज़ीद किन टॉपिक्स को सुनना चाहते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, हमारी पूरी टीम को दुआ में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।